हेलो, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, जोरदार, शानदार, एकदम कतई बेरंट है। फर्स्ट क्लास हो। तो क्या चल रहा है? तैयारी वैयारी सही चल रही है? मामला ठीक है? हाँ? तो आ जाओ, देखिए कहाँ तक चल गए अपन। थोड़ी यात्रा पे नजर डाल लें। शुरू किया था अपन ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों से। इतिहास को जानने के स्रोत ये कर लिए थे। इसके बाद में की अपन ने प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान की। इसके बाद अपन शुरू हुए राजपूत राजवंश। इसमें मेवाड़ किया अपन ने। फिर अपन ने मारवाड़ किया। और अब अपन चल पड़े चौहानों की तरफ। चल पड़े, नहीं चल पड़े? चल पड़े। मेवाड़ में कंप्लीट किया है ना। इसके अलावा चार शाखाएं और बच गई थी गुहिलों की। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, वो किया। मारवाड़ में बीकानेर और जोधपुर किया। चौहानों में सांबर हो गया। रणथंबोर हो गया। जालौर हो गया। चौथा एक लास्ट बच रहा है, सिरोही और बूंदी और कोटा। हाड़ा है ये, यहां से हाड़ा है तो चौहान ही, लेकिन हाड़ा कहलाता है। ये करने के बाद चौहान भी फ्री हो जाएंगे। फिर अपन एक क्लास लेंगे, ठीक है, इसके अंदर इसके बाद में करेंगे अपन गुर्जर प्रतिहार। फिर करेंगे अपन परमार। फिर करेंगे अपन अदर्स, अन्य। अन्य के अंदर योधे, करोली, यादव, और जो यहाँ पे अपने मारवाड़ के अंदर किशनगढ़ रह गया था, इस किशनगढ़ को भी इस अन्य के अंदर निपटा लेंगे। ठीक। फिर अपन कच्छावा। ऐसे करके कंप्लीट जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ राजपूत प्रतिरोध भी साथ साथ हो गया है। थोड़ा बहुत बच गया, वो भी हो जाएगा, है ना। और महत्वपूर्ण युद्ध हो गए हैं, महत्वपूर्ण किले हो गए हैं, राजाओं द्वारा निर्मित जो काम है वो भी हो गए हैं। ऐतिहासिक स्रोत के अंदर और भी चीजें आ गई हैं, किसने कौन सी किताब लिखी, कौन किसके दरबार में था, वो भी हो गया है। ऐसे करके कंप्लीट काम हो गया, हो जाएगा। बस थोड़ा सा और है, चलते रहो साथ साथ, बस खेल खत्म हो जाएगा बस थोड़े दिनों में, और क्या। ठीक है, तो चले फिर आगे देखो, शुरू करते हैं अपन आज का पहला सवाल यहीं से। सिरोही से शुरू करते हैं साहब। तो सिरोही के वहीं से शुरू होता है। संस्थापक कौन था? सिरोही वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक। चौहान वंश पढ़ रहे हैं अपन, तो सिरोही के अंदर जिसने चौहान वंश की नींव डाली वो कौन था? राव लुम्बा, राव लाखा, देवड़ा, सूजा। ये आपको यहाँ भी मिलेंगे, लाखा भी मिलेगा, देवड़ा भी मिलेगा। लाखा वो मेवाड़ वाले, एक तो यहाँ भी आ जाएंगे लाखा जी। कौन था? किसने की थी सिरोही के अंदर चौहान वंश की स्थापना? ये था राव लुम्बा। ध्यान रखना इसको, ठीक है। राव लुम्बा ने सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे। निम्न में से किस जालौर के चौहान शासक ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसाया? निम्न में से किस जालौर के चौहान शासक ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसाया? शिवपुरी नामक नगर बसाया था सिरोही के अंदर। हालांकि सिरोही खुद जो नगर है वो बाद में बसाया गया।
ठीक है ना। तो शिवपुरी नगर किसने बसाया था, कौन था, शिवधान सिंह, शिव सिंह, शंकर सिंह या शिवराम सिंह। शिव शिव शिव, नगर का नाम भी शिव, शिवपुरी, तो किसने बसाया था, शिवधान ने, शिव सिंह ने, शंकर सिंह ने, शिवराम ने। ऑप्शन कंफ्यूजन में है, अरे यार कौन था, शिव सिंह था, शिवधान था, शिवराम था, शंकर था, कौन था, है ना। तो थोड़ा ऐसे ध्यान रखा करो ये चीजें, मतलब प्रॉपर नाम ही याद रखा करो फिर क्योंकि ऑप्शन जब कभी क्या कंफ्यूजन वाले आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर है ए, शिवधान सिंह ने शिवपुरी नामक नगर बसाया था। ठीक, निम्न में से किसने 1425 ईस्वी में ये जालौर नहीं है, ये सिरोही है ना, सिरोही पढ़ रहे अपन, जालौर तो पढ़ चुके, तो जालौर नहीं है ये प्रश्न में थोड़ा सा हो जाता कभी कभी है, फिर तो प्रश्न को ऐसे पढ़ना आप, निम्न में से किस सिरोही के चौहान शासक ने शिवपुरी नगर बसाया। हालांकि शिवपुरी जब आएगा तो आंसर सेम ही रहेगा, जालौर हो चाहे सिरोही हो, लेकिन जालौर अगर आ गया तो इस तरह के प्रश्न जो डिलीट हो जाते हैं, तो ये बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, सिरोही है ये, है ना। चलो, निम्न में से किसने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको, सिरोही नगर जो क्या है वो बाद में बसाया गया था, पहले शिवपुरी बसाया गया फिर सिरोही बसाया गया। सिरोही देखो, एक तो इसी के अंदर ही प्रश्न मिल गया आपको कि सिरोही नगर जो है उसकी स्थापना कब की गई, 1425 ईस्वी में। अब इसने राजधानी बनाया चौहान शासकों ने, है ना। कौन था, सहसमल, सूरजमल, देवा, महिपाल। सिरोही नगर को बसाने वाला कौन था, सहसमल था, सूरजमल था, देवा था, महिपाल था। बसाया जो बसाया, फिर सिरोही को ही अपनी राजधानी बनाया है, कौन था, तो ये था सहसमल, सहसमल चौहान सिरोही का। ये जो शिवधान सिंह है इसका वंशज था, बाद में आया था ये, है ना। इसने ही क्या है, सिरोही नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया, सहसमल ने। तो अब यहाँ से 3 सवाल तैयार हो गए। सिरोही नगर कब बसा, 1425 में। सिरोही नगर को बसाया किसने, सहसमल ने, है ना। सहसमल ने कौन सा नगर बसाया, सिरोही बसाया। ठीक है, अरे भाई ठीक है कि नहीं है, बोलो तो सही। गुड। निम्न में से किस सिरोही शासक ने पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति ला करके सिरोही में स्थापित की। क्लास ले रहा था तब भी मैंने पूछा, बोला था आपको कि देखा इस तरह के सवाल मैं पूछूंगा एमसीक्यू के टाइम पे, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो जितना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वही अपन सवाल लेके चल रहे हैं। अब देखो 4-5 सवाल के अंदर सिरोही खत्म हो जाएगा, ऐसे क्या 8-10 सवालों के अंदर हड़ा खत्म हो जाएगा। कहाँ जोर आ रहा अपने को, 1 घंटे के अंदर 2 राजवंश खत्म हो रहे, किससे मस्त बात और क्या हो सकती है। 1 घंटा भी पूरा नहीं लेता मैं, तो आधा घंटा 40 मिनट के आसपास लेता हूँ, उसके अंदर एक वंश फिनिश हो जाता है, कुछ छूटता भी नहीं। जोरदार बात है नहीं। तो निम्न में से किस सिरोही शासक ने पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित की। सारे प्रश्न आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश मिलेंगे, कोई कॉपी पेस्ट आइटम नहीं है। हाँ, कुछ प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है, वो रिपीटेड होते हैं, तो वो तो फिर सब जगह ऐसा ही होगा। नया बनाओ तब भी क्या नया बनेगा, तो वही बनेगा, है ना। तो चलो बताओ जरा, देखें, ये सहसमल का वंशज था ये, तो इसमें सहसमल तो आंसर है नहीं, शिवदान सिंह अपन ने पहले कर लिया। अब बचा लाखा और लुम्बा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो क्या, लाखा जो है वो तो मेवाड़ से संबंधित है, ये लाखा कहाँ से आ गया। लुम्बा, लुम्बा प्रारंभिक शासक था, सिरोही के अंदर इसने चौहान वंश की स्थापना की, तो ये तो कब का दी एंड हो गया इसका, तो ये तो कब का ही निकल लिया, ये तो कब का ही। अब लाखा बच गया। अब लाखा में आपको लग रहा है कि यार लाखा कैसे हो सकता है कि ये सहसमल ही है ना, क्योंकि मेवाड़ का है। लेकिन आपको बता दूं, सिरोही में भी एक शासक हुआ लाखा, उसका नाम भी लाखा था, वो चौहान था। तो यही था, इसे पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लेकर आया और ये सिरोही के अंदर इसने स्थापित की। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, इसने एक तालाब भी बनाया अपने नाम से,
लाखे नाव तालाब या लाखा नाव तालाब बोलते हैं उसको, है ना। ये लाखे है, लाखे काट के दूसरा लिखूंगा सही से, क्या समझ लोगे? मेहनत करवाते हो यार दादा। लो दोबारा लिखवा लो। लाखे नाव, लाखे नाव तालाब बनाया है साहब इसने, ठीक है। और क्या किया इसने, पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लेके आया और उसको सुरोई में माता जी की मूर्ति स्थापित करवाई, ठीक है। चलो देखिए आगे, दत्तानी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। क्लास में मैं बोल रहा था कि दत्तानी का युद्ध देखो तब भी आया था जब अपन मेवाड़ पढ़ रहे थे, और इससे संबंधित पहले प्रश्न में पूछ चुका कि कौन मारा गया था, कैसे हुआ था, किस युद्ध में मारा गया वो। फिर मैंने जब ये इस संदर्भ में आया तो मैंने कहा था अब की बार ये पूछूंगा कि किस किस के बीच में लड़ा गया। मेवाड़ अपन ने पढ़ा था, मेवाड़ में इस तरह का प्रश्न अपन कर चुके हैं। महाराणा प्रताप आते हैं, महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे तो राजा इनको ही बनना था, बने भी यही थे। लेकिन महाराणा प्रताप से पहले क्या उदय सिंह जी की प्रियसी रानी थी, उसके एक पुत्र था, उसका नाम था क्या, जगमाल। तो उस प्रियसी रानी के कहने पे महाराणा प्रताप की जगह जगमाल को शासक बना दिया उन्होंने, मेवाड़ का उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राजा बना दिया। अब इस बात से क्या महाराणा प्रताप और इनके साथ में इनके भाई थे शक्ति सिंह, ये दोनों क्या नाराज हो गए, होने ही थे, राजा बनना था इनको। फिर इनके सहायता के लिए आए लोग बाग, तो जैसे सहायता के लिए लोग बाग आए, ये जगमाल के आए तो तुरंत हटा करके महाराणा प्रताप को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। फिर ये जगमाल भाग करके चला गया था अकबर की शरण में कि साहब मेरे साथ क्या अन्याय हो गया, मेरे राजा बना था, फिर क्या ऐसे 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 हो गया, मेरे को मेरा राज्य दे। तो ये जगमाल महाराणा प्रताप का ही भाई था। अकबर ने इसको नागौर वगैरह के आसपास की जागीर वगैरह दे दी थी इसको, ठीक है, अपने सेवा में रख लिया। फिर ये जगमाल जो है ना, इसकी लड़ाई हुई लड़ाई हुई इसकी सिरोही के ही चौहान शासक जो थे सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा से शासक से इसकी लड़ाई हुई, किसकी, जगमाल की। और लड़ाई जिस नाम से जानी जाती है, युद्ध जिस नाम से जाना जाता है वो कहा जाता है दत्तानी का युद्ध। इस दत्तानी के युद्ध के अंदर जगमाल जी का क्या हो गया, दी एंड हो गया, जगमाल जी निकल लिए थे, ठीक है। इधर से क्या है, सुल्तान देवड़ा भी अकबर के अधीनता स्वीकार कर चुका था 1569 के अंदर, और 1570 में तो नागौर दरबार लगाई था, तब तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर ही ली थी, एक चंद्रसेन महाराणा प्रताप को छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये दोनों ही थे लेकिन आपस में लड़ रहे थे किसी बात को लेकर के, तो लड़ लिए जो लड़ लिए, ठीक है, किस कौन सी बात थी क्या नहीं थी, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दत्तानी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया ये इंपॉर्टेंट है आपके, जगमाल और सुल्तान देवड़ा के बीच में लड़ा गया। सुल्तान देवड़ा कहाँ का, सिरोही का, ठीक है, चौहान ही थे, देवड़ा चौहान कह लो, कुछ भी कह लो, देवड़ा चौहान थे, ठीक है, सुल्तान देवड़ा। चले आगे, फिर सुल्तान देवड़ा कुछ जब अपन ने जय सिंह पढ़ा था, है ना, राय सिंह, सॉरी, बीकानेर का राजा राय सिंह, तब ये थोड़ा विद्रोह कर दिया था इन लोगों ने। एक तो इसने सिरोही के सुल्तान देवड़ा ने, एक जालौर का था, याद है कि नहीं है कुछ, जालौर का ताज खां, इन दोनों ने क्या है विद्रोह कर दिया, विद्रोह के दमन के लिए भेजा था राय सिंह को। तो राय सिंह की सेना देख करके क्या है, ताज खां तो कर दिया शरणागत, तो क्या माफी मांग ली कि बाबूजी गलती हो गई, मैं तो ऐसे बहकावे में आ गया, थोड़ी ज्यादा हो गई रात में, और सुल्तान देवड़ा भाग के चला गया सिरोही। फिर राय सिंह जी क्या है, सिरोही से लेके आए इसको पकड़ के बादशाह के सामने खड़ा कर दिया, और फिर वही माफीनामा और सारी चीजें होती है, सेटलमेंट हो गया कार्यक्रम, ठीक है।
तो इस प्रकरण को ध्यान रखना, दत्तानी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? जगमाल और सुल्तान देवड़ा के बीच। ठीक, जगमाल महाराणा प्रताप का भाई। चलो अब अपना शुरू हो जाता है हाड़ा वंश। ठीक, इतने में काम हो गया है सिरोही का, अपन ने कर लिया, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं ज्यादा करने का। ठीक, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता हुआ कुछ आएगा तो अपन वो अलग से कर ले। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। कुंभकालीन रणकपुर का लेख, उस लेख के अंदर किस स्थान को वृंदावती बोला गया है? यानी कि कुंभकालीन रणकपुर लेख में किस स्थान का नाम वृंदावती मिलता है? अब आपसे पूछ रहे हैं, नीचे दिया गया ऑप्शन के अंदर 4 जिलों का नाम, तो कायदे से पूछा यह जा रहा है कि इन 4 जिलों में से किसका नाम वृंदावती है? प्राचीन नाम वृंदावती मिलता है। और यहाँ पे क्या है, वृंदावती का अब एक प्रश्न और साथ में ऐड हो गया इस प्रश्न के साथ में ही, कि इसका जो सोर्स है वो कुंभकाल का रणकपुर का लेख है। रणकपुर के लेख के अंदर फला जिन 4 में से जो भी है उसको वृंदावती कहते। ठीक है, 3 सवाल बन गए, एक तो ये रहा, एक इसको उल्टा कर लो और एक इन आपस में कर लो, ऐसे करके 3 सवाल बन गए एक ही जगह से। अब कान कैसे पकड़ लो, है ना? तो वृंदावती जो है किसका नाम मिलता है? बूंदी का, कोटा का, सिरोही का, जालौर का। बताओ। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या है कि सिरोही पढ़ रहे हैं तो सिरोही होगा, लेकिन सिरोही नहीं है, जालौर नहीं है, क्योंकि जालौर का जाबलीपुर नाम मिलता है ना? बूंदी और कोटा में से कोई बचा, तो ये नाम है बूंदी का। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों के नाम के अंदर मैच कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे जालौर का जाबलीपुर, ऐसे करके जालौर लगा सकते हैं, है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल करके जलालाबाद रख दिया इसका, तो नाम सिमिलर सा हो जाता है, जालौर, जलाला, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन बूंदी का, वृंदावती का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा, है ना? ये आधा है और आधा है जरूर बीच बीच में आ रहा, बाकी तो कुछ है नहीं। वृंदा, बूंदी, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं बैठता। तो बूंदी है इसका आंसर। प्रारंभ के अंदर जो है इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ बूंदी ही राज्य हुआ करता था। बूंदी के अंदर से ही कोटा निकला है, यहीं से झालावाड़ निकला है, पहले सिर्फ बूंदी हुआ करता था। ठीक है, तो रणकपुर के लेख के अंदर वृंदावती जो नाम मिलता है वो किसका मिलता है? बूंदी का मिलता है। चले अगले सवाल पे। चलो, अब ये हाड़ावन शुरू कर दिया अपन ने इधर से, ये जैसे इधर आए अपन बूंदी पे, तो ये हाड़ावन शुरू हो गया। ठीक है, किस चौहान वंशीय शासक ने मीणाओं को परास्त करके 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की? बूंदी का नाम जो है वो बूंदा मीणा के नाम पे पड़ा गया, ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा था, उसके नाम पे बूंदी पड़ गया नाम। ठीक, अब देखो इसी प्रश्न के अंदर आप एक सवाल और बना सकते हो, है ना, कि बूंदी राज्य पे पहले किसका शासन हुआ करता था? साहब, मीणाओं का शासन हुआ करता था, मीणाओं के अधीन में था। ठीक है, बूंदी राज्य की स्थापना कब की गई? 1241 ईस्वी में की गई। दूसरा सवाल यहां से बन गया। तीसरा पूछा ही जा रहा है आपसे, कौन था जिसने मीणाओं को पराजित करके 1241 ईस्वी के अंदर बूंदी राज्य की स्थापना की? देवाहाड़ा, जेत्र सिंह, सामंत सिंह, सुमेर सिंह, कौन था? तो ये था देवाहाड़ा। ये सारे हाड़ा ही हैं, जेत्र सिंह कई हैं, तो ये तीसरा चौथा जेत्र सिंह है। हमारे मेवाड़ में भी जेत्र सिंह आया था हमारे पास, रणथंभौर के चौहान में भी जेत्र सिंह आया था, है ना? 32 खंभों की छतरी बनाई 32 साल के कार्यकाल के लिए, कार्यकाल की स्मृति के अंदर हमीर ने रणथंभौर के अंदर, किसके स्मृति के अंदर? जेत्र सिंह की स्मृति के अंदर। जेत्र सिंह इसका पिता था, 32 साल शासन किया, 32 साल की स्मृति में इन्होंने। अभी जेत्र सिंह रणथंभौर के चौहान है, एक जेत्र सिंह हमारे पास वो थे मेवाड़ वाले, बड़े पराक्रमी शासक थे वो, है ना? तो ये नाम जो है, नाम को स्पेसिफिक जगह के हिसाब से ध्यान रखा करो। अच्छा, ये यहाँ का है, ये तो वहां पे भी था, ये वहां पे भी था, तो ऐसे करके क्या, जब एक ही नाम 4-5 जगह घूम जाए ना, तो पिन कर लो दिमाग के अंदर से, ये वाला जेत्र सिंह तो इससे रिलेट करता हुआ, ये वाला इससे रिलेट करता है, ये वाला इससे रिलेट करता है। ठीक है, देवाहाड़ा था, देवाहाड़ा ने 1241 ईस्वी के अंदर मीणाओं को पराजित करके बूंदी को अपने अधिकार में कर लिया और वहां पे हाड़ा वंश की नींव डाली। इन्हीं हाड़ाओं की वजह से ही इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये हाड़ौती का है हमारा, 4 जिले पड़ते हैं इसमें, है ना? तो ये हाड़ौती जो है, ये हाड़ाओं की वजह से हाड़ौती कही जाती है। ठीक,
इस वंश का संस्थापक था यहाँ पे बूंदी में कौन? देवाहड़ा। ध्यान रहेगा, देवा। चले आगे, चलो। निम्न में से किसने 1264, पहले कौन सा आ रहा था 1241, अब 1264 आ गया, कितना समय निकला? जुम्मा जुम्मा 23 साल। 23 साल बाद के अंदर किसने कोटिया शाखा के भीलों को परास्त करके कोटा पर अधिकार कर लिया? अब कुछ किताबों में लिखा रहता है कि कोटिया भील को परास्त करके, ये कोटिया एक भील नहीं है, कोटिया शाखा है भीलों, तो उसमें उस एरिया के ऊपर जो है वो कोटिया भीलों का नियंत्रण हुआ करता था, वो पूरा समुदाय है एक, ठीक। उसको परास्त करके कोटिया भीलों के उस शाखा को परास्त करके उस क्षेत्र पर नियंत्रण किया और उस एरिया को कोटिया भीलों के नाम से कोटा कहा गया, ठीक है। तो अब 23 साल बाद के अंदर बूंदी पे अधिकार करने के बाद में कोटा बनेगा। तो कोटा पे अधिकार करने वाला कौन था? यही हाड़ा वंश का ही शासक तो होगा, सीधी सी बात है ना। तो कौन था? देवाहाड़ा, जेत्र सिंह, सामंत सिंह या समर सिंह? अब यहाँ पे क्या है, कई पुस्तकों के अंदर लिखा रहता है जेत्र सिंह, कुछ मामलों के अंदर इस बात में आप सहमत भी हो जाओगे, लेकिन ये सत्यता नहीं है। क्या है, कोटिया शाखा के भीलों को परास्त करने वाला था समर सिंह, ठीक है। कौन था? समर सिंह था, और इसने क्या है, इनको परास्त करके अपने नियंत्रण में ले लिया, कोटा नाम पड़ा, और अपने नियंत्रण में लेने के मतलब इसको जीत करके इस एरिया को इसने जेत्र सिंह को सौंप दिया था, अपने पुत्र को। तो जेत्र सिंह के नियंत्रण में तो था ये, लेकिन कोटिया शाखा के भीलों को परास्त करने वाला समर सिंह था। इसने परास्त करके उस क्षेत्र को लेकर के अपने वंशज को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, ठीक है। तो किताबों में जेत्र सिंह लिखा रहता है कि कोटिया शाखा कोटिया भील को जेत्र सिंह ने हरा करके कोटा की स्थापना करी, जो कि गलत। गाइड्स के अंदर लिखा रहता है, किताब का मतलब मेरा गाइड है, बाकी मानक पुस्तकों में यही पाया जाएगा, ये मानक पुस्तक से ही उठाया हुआ, ठीक। हमारे ग्रंथकार की जो पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें, वहीं से उठाया हुआ है। तो वहां पे कोटिया शाखा के भीलों को परास्त करने वाला समर सिंह लिखा हुआ, वही मानेंगे अपन, है कि नहीं? ध्यान रखना इस बात। समर सिंह ने जीता था और उसको जीत करके दे दिया अपने वंशज को। क्लियर है बात? जरा सा भी डाउट इस बात में? ये इतना सा भी है नहीं होगा ना? चलो, निम्न में से किसने कोटा के किले का निर्माण करवाया और वहां पे प्रसिद्ध गुलाब महल बनवाया? ये सब क्लास में करवाया हुआ है ना। तो कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया? कोटा कोट का निर्माण किसने करवाया? कोटा के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कौन था साहब? यार ये इमेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को लग रहा है ना। कभी कभी नेटवर्क में थोड़ा इशू आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पर आपको सुनाई तो आ ही रहा होगा, है ना। तो चलो, निम्न में से किसने कोटा के किले का निर्माण करवाया और प्रसिद्ध गुलाब महल बनवाया? देवाहाड़ा, ऑप्शन सेम है अपने पास में, देवाहाड़ा, जेत्र सिंह, सामंत सिंह, समर सिंह। कौन था साहब? तो देखो, देवाहाड़ा तो स्थापना करके जा चुका, ये इसको कैंसिल करो, है ना। अब जेत्र सिंह, सामंत सिंह, समर सिंह में से एक होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने साहब, समर सिंह ने जीत लिया उसको, तो हो सकता है इसने कोटा के किले का निर्माण भी करवा दिया हो, लेकिन जीत करके इसने दे किसको दिया था? जेत्र सिंह को। तो जिसको दे दिया वही बनवाएगा, तो यहाँ पे जेत्र सिंह आ जाए। कोटा के किले का निर्माण करता जेत्र सिंह है, और यहीं पे इसने काफी अच्छा और फेमस गुलाब महल है, गुलाब महल का भी निर्माण इसी जेत्र सिंह ने करवाया। तो इस वजह से थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि कोटा को जीतने वाला जो है, कोटिया भीलों को जीतने वाला जेत्र सिंह ही था, लेकिन ये गलत है। जीतने वाला समर सिंह था और उसका बेटा उसको है संभाला दिया था इसने, भाई तू संभाला इसको। क्लियर है बात? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोटा के दुर्ग का निर्माण करवाने वाला जेत्र सिंह था, ठीक है। चलो आगे चलो, निम्न में से किसने बूंदी के तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया? बूंदी के अंदर तारागढ़ का किला है, तारागढ़ का किला दो जगह है, एक है अपने कहां पे, अजमेर में, और एक है साहब अपने बूंदी में, है कि नहीं है? अजमेर वाले को कहते हैं गढ़ बीठली,
मालदेव की पटनी जो रूसी रानी के नाम से जानी जाती है वो यहीं रुकी थी। ठीक, अब बूंदी का तारागढ़ का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? बरसिंघाड़ा ने करवाया या जेत्र सिंह ने, सामन सिंह ने, समर सिंह ने? किसने करवाया? अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई भी करवा सकता है, हमें क्या पता। लेकिन ध्यान दो वो कोटा से संबंधित है, कोटा मामला खत्म हो गया अब यहाँ पे, कोटा का लेना देना नहीं बचा अब ज्यादा। बाद के टाइम पे ऐसा हुआ था कि कोटा के कुछ लगभग 1750 के आसपास आते आते जो स्थान जो है हाड़ौती की राजनीति के अंदर बूंदी का था वो कोटा में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना। और बाद के अंदर तो और ज्यादा फिर इंटरफेयर होने लगा था झाला जालिम सिंह के टाइम पे। तो बरसिंघाड़ा, जेत्र सिंह, सामन सिंह और समर सिंह, कौन था साहब इनमें से? तो समर सिंह भी नहीं है, जेत्र सिंह भी नहीं है, सामन सिंह भी नहीं है, ये बरसिंघाड़ा है। इसी बरसिंघाड़ा ने बूंदी के अंदर तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था, भूलना मत इसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलो, निम्न में से बूंदी के किस शासक ने, किसके शासक ने? बूंदी के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? यानी कि बूंदी का वो पहला शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी? सुजनहाड़ा, बरसिंघाड़ा, जेत्र सिंह, सामन सिंह। किले फिले का निर्माण करवा रहे हैं पहले वाले, है ना, निर्माण करवा लिया, कोई तालाब बनवा रहा है, 2 किले के, एक बूंदी में किला बन गया, कोटा में किला बन गया। अब इसमें से क्या हुआ, ये इस दौरान जो थे ये मेवाड़ वालों के अधीन में रहा करते थे, मेवाड़ के जो शासक हैं उनके अधीन थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें से एक शासक आया जिसने मेवाड़ से अपनी अधीनता मुक्त कर ली थी, क्योंकि मेवाड़ उस समय थोड़ा कमजोर पड़ गया था, है ना। उदय सिंह के बाद के अंदर उदय सिंह का ध्यान, तो उदय सिंह खुद भी छापामार युद्ध कर रहा था, उसने उदयपुर नगर बसा लिया और वहां पे सिस्टम से सेट हो गया मामला। फिर महाराणा प्रताप आए, महाराणा प्रताप के समय और स्थिति खराब हो गई। तो ऐसे क्या है, मेवाड़ में मेवाड़ से कंट्रोल छूट गया था यहाँ का, हाड़ाओं का, हाड़ौती का। तो स्वतंत्र अपनी सत्ता है वो स्थापित कर दी, वो करने वाला था सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा ने मेवाड़ से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ये कितना तो किया जो किया ही इसने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, या ऐसे मानो शक्तिशाली था ये, तो शक्ति दिखावा या शक्ति का पता हमें चल सकता है कि इसने रणथंबोर के किले पे भी अधिकार कर लिया था। अब रणथंबोर किले पे भी अधिकार कर लिया तो शक्तिशाली था ही ये। तो फिर क्या है, अकबर की सेना आती है, मुगल सेना आती है और आकर के घेरा डाल लेती है इसके राज्य का। फिर ये समझ जाता है यार लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, अपन कितना लड़ देंगे। तो ये क्या है, तुरंत भागकर संधि कर लेता, अकबर की अधीनता ये स्वीकार कर लेता, बच जाता है, मामला सेटल हो जाता है। इसको फिर क्या है कि कई जगह का कुछ इसकी जागीर में और वृद्धि कर दी जाती है, इसको सूबेदार बना देते हैं, बनारस की साइड में भेज देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ए, सुरजनहाड़ा। बूंदी का वह शासक या बूंदी का वह पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार करी वो था सुरजनहाड़ा। इससे पूर्व मेवाड़ के अधीन ही ये शासन किया करते, ठीक है। चलो, बनारस के अंदर द्वारिकापुरी में किसके द्वारा निर्मित रणछोड़ जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध? अभी बनारस की बात चल रही है यहाँ, तो बूंदी का ही शासक था। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किसने? सुरजनहाड़ा ने। अब अकबर ने क्या, जैसे अधीनता स्वीकार करता था तो उसके जागीर में, मनसब में थोड़ा सा और वृद्धि कर देता था, मनसब उसको नौकरी पे लगा लेता था, कुल मिला की बात यही है, एसडीएम बना देता था उसको, तो मनसब दे देता है उसको बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास। और फिर मुगल सेवा के अंदर वो आ ही जाता था और फिर युद्धों के अंदर अलग अलग जगह पे वो अपना पराक्रम दिखाते थे सब। तो उसकी ड्यूटी लगाई थी, बनारस के अंदर ड्यूटी लगाई थी इसकी। तो वहां पे क्या है, इसने जब रहा था सुरजनहाड़ा बनारस के अंदर, तो इसने बहुत सारे महलों का, बावड़ियों का, राजप्रसादों का, मंदिरों का निर्माण करवाया था इस व्यक्ति ने, ठीक है। और वहीं पे क्या है, इसने एक और मंदिर जो ज्यादा फेमस है वो है रणछोड़ जी का मंदिर। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है, हमारे सबसे ज्यादा काम का, वो रणछोड़ जी का मंदिर है, बनारस के द्वारिकापुरी के अंदर निर्मित है, बनारस के में, वो सुरजनहाड़ा द्वारा निर्मित है। कभी जाओ तो थोड़ा देख के आना, देखे उसको,
ये हमारे बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा द्वारा निर्मित। ठीक है, चौहान वंश की शाखा वाले हाड़ा वंशी चौहान वंश के शासक सुरजन हाड़ा ने बनारस के अंदर रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो, अब आपके पास में क्या है, दो स्टेटमेंट, जो इस तरह का पैटर्न भी एग्जाम में आता ही है, दिखता है। दो स्टेटमेंट है, आपको उसको पढ़ के बताना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत है, रॉन्ग है, असत्य है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि बूंदी के राव रतन सिंह को जहांगीर ने न्यायप्रिय होने के कारण इसे सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। दूसरा स्टेटमेंट, बूंदी के राव रतन सिंह को जहांगीर ने चित्रकला प्रेमी होने के कारण रामराज की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बूंदी के राव रतन सिंह से संबंधित है। उपाधियां जो दी गई है वो भी जहांगीर के द्वारा ही दी गई है, अब यहीं से पता लग जाता है ना। अब ये तो पक्की बात है कि दो उपाधियां जो है वो दोनों उपाधियां तो दी हुई है और राव रतन सिंह को ही दी हुई है, देने वाला जहांगीर है। तो एक सवाल तैयार हो गया, नहीं हो गया, एक से ज्यादा सवाल तैयार हो गया। राव रतन सिंह को सर बुलंद राय की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने। राव रतन सिंह को रामराज की उपाधि किसने दी, दूसरा सवाल जहांगीर ने, है ना। सर बुलंद राय या रामराज बूंदी के किस शासक की उपाधि है, राव रतन सिंह की। राव रतन सिंह को सर बुलंद राय रामराज की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने। अब किस वजह से दी, स्टेटमेंट ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो सर बुलंद राय की उपाधि दी वो क्या न्यायप्रिय होने के कारण दी, और रामराज की उपाधि जो दी वो क्या चित्रकला प्रेमी होने के कारण दी। देखो, न्यायप्रिय तो आदमी था, ये कोई शक वाली बात नहीं। इसका बेटा था एक, क्या नाम था उसका, अरे यार नाम भूल रहा हूं मैं, गोविंद क्या नाम था उसका, समथिंग कुछ नाम था उसका, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वो क्या बड़ा दुराचारी टाइप का आदमी था। दुराचारी समझते हो आप, क्या होता है दुराचार, दुराचार, बुरा आचार आचरण करने वाला दुराचारी। तो इसने कुछ ब्राह्मणों से या ब्राह्मण कन्याओं से थोड़े से इस तरह से दुराचार किए। तो ब्राह्मणों ने मिलकर के ये रतन सिंह का बेटा था, ये दुराचारी व्यक्ति जो था। तो ब्राह्मणों ने मिलकर के इसके बेटे को पकड़ के कूट के मार डाला इसको। नौजवान सा लड़का था, मार दिया। अब मार दिया तो भाई साहब राजा के बेटे को मार दिया ऐसे कैसे, या हमारे पार्षद के छोरे को तुम कुछ कह दो तो हालत खराब कर देता पब्लिक है। एमएलए का छोरा है, क्या एमपी का छोरा है, फलाना है, ढीकड़ा है। ये तो राजा साहब बैठे थे पूरे, राजा साहब के छोरे को मार दिया ये लो। लेकिन फिर भी क्या उसको, इसको रतन सिंह को मालूम था कि मेरा बेटा जो है गलती मेरे बेटे की। बड़ा दुराचारी टाइप का आदमी था, इसने जो आचरण किया है, जो काम किया है, ये कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एक सामान्य पब्लिक के लिए, सामान्य नागरिक के लिए। तो इसने अपनी न्यायप्रियता दिखाई और जिन ब्राह्मणों ने इसको मारा था उसको उनको रतन सिंह ने शून्य दंड दिया, यानी कि कोई दंड नहीं दिया, क्षमा कर दिया। ये भूल गया, बोले ठीक है मैंने छोरी की गलती दिया, क्या ही बोलूं। राजा था, चाहता तो कुछ भी कर सकता था ना, पकड़ के उड़ा देता सबको गोली से, गड़वा देता जमीन के अंदर, कुछ भी कर देता, लेकिन नहीं किया ऐसा। तो न्यायप्रिय तो था ही। और चित्रकला का भी बड़ा शानदार ये आदमी बड़ा प्रेमी था। जो बूंदीगढ़ का जो तारागढ़ का जो किला है ना बूंदी का, वो अपनी चित्रकला के लिए बड़ा फेमस है। उसके अंदर चित्रशाला बनवाई थी इस रतन सिंह ने। भित्ति चित्रों के लिए बूंदी का तारागढ़ का किला बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए। तो चित्रकला का प्रेमी भी था ये दोनों बात सही है। अब बात ये है कि कैसे सेटलमेंट बैठाएं। अब देखो सेटलमेंट ऐसे बैठ सकता है, या न्यायप्रिय तो सर बुलंद राय तो कैसे बैठेगा, रामराज बैठ सकता है क्या। रामराज का मतलब समझते ही हो आप, राम जी का राज्य, राम जी बड़े न्यायप्रिय और बड़े कुशल प्रशासक थे। ये गांधी जी का रामराज दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सब क्या आत्मा की आवाज सुनते हैं, कोई किसी के प्रशासन नहीं करता। सब इतने बढ़िया इंसान बन गए हैं सारे के सारे कि उन्हें प्रशासित करने की आवश्यकता ही नहीं, वो ऑटोमेटिक तरीके से काम चल रहा है, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। वो रामराज है कायदे से, जो आदर्श व्यवस्था है जो कभी हो नहीं सकती। बहरहाल तो न्यायप्रिय से रामराज सेट हो जाएगा, ठीक है। और सर बुलंद राय, अब बुलंद राय तो इसका मीनिंग चित्रकला से निकलता नहीं है, लेकिन
बैठ जाएगा सेटिंग। ऐसे ही 2 ही उपाधियां दी हुई थी, रामराज की हो गई न्यायप्रिय की, तो बच गई, तो उसको इधर सेट कर दो। ऐसे करके इसके अंदर उपाधियां जो है वो चेंज की हुई। तो स्टेटमेंट जो है पहला ए वाला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। पूछा गया हमसे कि कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों ही कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। बात आ गई समझ में, बैठ गई दिमाग का मां। अभी जिंदगी में कभी गुण बोलूंगा कि राव रतन सिंह ने सर बुलंदराय और राम राजा की उपाधि दिएड़ी। कौन बोलोगा? कुण दियो? जहांगीर। ठीक, रामराज न्यायप्रिय, सर बुलंदराय चित्रकला। ठीक है, चला आगे। निम्न में से किसकी स्मृति में, किसकी मेमोरी में, किसकी याद में अनिरुद्ध हाड़ा ने 1683 ईस्वी में बूंदी के अंदर जो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? अब देखो इसमें से एक सवाल फिर बन गया, 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध हाड़ा। बूंदी की 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध हाड़ा ने। तब करवाया साहब 1683 में। हालांकि ये सन वाले सवाल नहीं आते, लेकिन शासक तो पूछ लेते। ठीक, तो किसकी स्मृति में करवाया, हमारा सवाल ये है। शत्रुसाल, सुरजनहाड़ा, दुर्जनशाल, भक्त सिंह। सुरजनहाड़ा भी अभी हमने देखा, बनारस में था, रणछोड़ जी के उसने मूर्ति वो बनवाई, उसने मंदिर बनवाया बनारस में, इसका देहांत भी हो गया, तो इसको उड़ाओ। ठीक है, दुर्जनशाल हटाओ, भक्त सिंह हटाओ, ये शत्रुसाल। ठीक है, शत्रुसाल इस अनिरुद्ध के पिताजी थे, इनकी स्मृति के अंदर इन्होंने बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी बनवाई। 84 खंभों की छतरी कहां पर है साहब? बूंदी के अंदर। वैसे एक आध जगह और भी है, लेकिन बनवाई किसने? अनिरुद्ध हाड़ा ने। बूंदी स्पेसिफिकली देते, अनिरुद्ध हाड़ा किसकी स्मृति में? शत्रुसाल की स्मृति। क्लियर है बात? चलो, इनकी रानी जी थी एक, है ना, बाद में एक शासक आया, उसका नाम राव अनिरुद्ध था। ये अनिरुद्ध हाड़ा है, ध्यान रखना, ये अनिरुद्ध नाम क्या है? अनिरुद्ध हाड़ा। इसके बाद में एक शासक आएगा, इसका नाम राव अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध। ठीक है, अभी देखते हैं। तो बूंदी के शासक थे एक, जिन्होंने 1706 ईस्वी के अंदर बूंदी के अंदर जो जैत सागर तालाब है, देखो यहीं से सवाल बन जाएगा एक और। गणगौर की सवारी निकलती है, जयपुर की फेमस है गणगौर, और एक बूंदी की फेमस है, कजड़ी तीज के ऊपर गणगौर बूंदी की। ठीक है, तो ईसर जी होते हैं, ईसर जी और माँ गौरी, गौरी और ईसर दी, गौरा और ईसरदा, है ना, इनको लेकर के और विसर्जन करते हैं मूर्ति को। 16 दिन के बाद में जो भी कन्याएं होती हैं, औरतें, माताएं, बहनें अपनी, वो जो भी अपना कार्यक्रम करती हैं, व्रत उपवास का जो भी सिस्टम चलता है, वो गुड़ला वुड़ला घुमाना करना सारा प्रोसेस होता है। देन उसके बाद में फिर फाइनल डे होता है जब ईश्वर जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कार्यक्रम बूंदी में चल रहा था। तो उस समय थे साहब शासक एक, अब आपको बताना वो शासक कौन थे। उन शासक ने क्या है, तालाब के अंदर बैठे, महाराजा थे, राजा थे, तालाब के अंदर बैठे, साथ साथ में अपनी पटरानियों को भी बिठा लिया। एक तो पटरानी होती नहीं थी, ज्यादा ही थी एक से, तो रानियों को बिठा लिया, और ईश्वर जी की मूर्ति अपने हाथ में ले ली। बड़ी सुंदर मूर्ति बनी हुई होगी, भारी भरकम होगी, राजा जी उसको विसर्जित करने जा रहे हैं, हल्की फुल्की तो होगी नहीं। तो जैत सागर तालाब की बात है, बूंदी का जैत सागर तालाब, उसके अंदर बैठे थे। ये 1706 की कहानी घटना है। तो हुआ ऐसा कि कुछ बैलेंस बिगड़ गया महाराज जी का, ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि उन्होंने पूरी नाव का बैलेंस बिगाड़ दिया, और वो नाव क्या हो गई, पलट गई। तैरना इनमें से किसी को आता नहीं था। ठीक है, तो ये उसी तालाब के अंदर, जैत सागर तालाब के अंदर डूब के खत्म हो लिए, सारे के सारे मर गए ये। तभी से क्या है, बूंदी के अंदर ये कहावत फेमस हो गई है कि हाड़ो हाड़ो ले हाड़ो ले डूबियो रे गणगौर। हाड़ो गया आपने सागे, गणगौर ने भी ले डूब गो। ठीक, अब आपको बताना है कि ये महाराज जी थे कौन। बड़ा रोचक प्रसंग है। अब इस प्रसंग के अंदर आपको एक तो नाम हो गया, अब जैत सागर तालाब कहाँ है, बूंदी में। दूसरी बात ये पता लग गई आप, है ना।
तो कौन थे? जोध सिंघाड़ा, शत्रुसाल, सुरजनहाड़ा, दुर्जनशाल। ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा कि यार ये ऑप्शन अपन ने देख लिए कई बार अभी अपनी क्लास के हिसाब से। तो ये जोध सिंह जी होंगे। नाम के आगे आड़ा भी लगा दिया मैंने स्पेशली, भाई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को आंसर लगाने में। तो ये जोध सिंघाड़ा थे। जोध सिंघाड़ा जी ईसर जी और अपने साथ में अपनी रानियों को लेकर के जेतसर तालाब के अंदर, बूंदी के जेतसर तालाब में, जेत सागर तालाब में पलटी मार के नाव के साथ में, और गणगौर के सही थी स्वाहा। तो ये काम हो गया साहब। तो नाम ध्यान रखना है इनको, है ना। हाड़ोले डूबी रे गणगौर, जोध सिंघाड़ा के लिए कहा जाता है, जोध सिंघाड़ा। ठीक, अच्छा जी आगे आ जाओ। निम्न में से किस रानी ने बूंदी के अंदर रानियों की बावड़ी का निर्माण करवाया? बूंदी में बावड़ी बढ़िया फेमस है, बावड़ी बूंदी में। तो उनमें से एक बड़ी फेमस बावड़ी है रानियों की बावड़ी। वो निर्माण किसने करवाया? सिंपल सा सवाल है। एक राजा की रानी थी, एक राजा था, एक रानी थी, 2 नंबर के, खत्म कहानी। जय श्री राम से बोल लो। तो कौन थी वो? नाथावती, रूपवती, चांदकवर और अनूपवती, जिन्होंने रानियों की बावड़ी का निर्माण बूंदी के अंदर करवाया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको, अनिरुद्ध हाड़ा, जिसने अपने पिता की स्मृति में के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। एक मैंने कहा था आपको, एक राव अनिरुद्ध आएगा बाद में, ये आ गया, वो ये अनिरुद्ध है। ये इस राव अनिरुद्ध की धर्म पत्नी थी एक, उनका नाम था नाथावती। ठीक है, उन्होंने निर्माण करवाया था रानियों की बावड़ी का। सिंपल। ठीक है साहब, बात समझ गया? कोई दिक्कत है कोई तरह का? कोई 1% जरा से भी? ठीक है, तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा और बच गया तो अगली क्लास में कर लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस बहुत है यार, आधो हो गया, थोड़ा और सही। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब अट तक पहुंच गया हो, ठहरा अट तक पहुंच गया हो तो कर दो थोड़ा लाइक शाइक, और कहीं शेयर वेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक, पिछला वीडियो भी जरूर जाके देख लियो, कंप्लीट सिलेबस सिस्टम चल रही है पूरा। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत से लेकर के पूरा कंप्लीट 1 बाय 1 राजवंश चल रहा है। तो जिसने नहीं देखा है वो पुराने वीडियो देख ले करके फटाफट से, कैसे भी कर करके 2x पे कर लो, तो वो है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको। 2x 1x जैसे भी आपको समझ में आए फटाफट से निपटा लो उसको, ताकि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। जो नए हैं उनको ध्यान में आ जाए कि पहली चीजें भी अपने को देखनी। ठीक है, फटाफट से काम है यार, 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा काम, और क्या, कितना आ गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपना को ध्यान रखो। मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।